मेरे प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परिवर्तन का जो आपका चैप्टर है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। और इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक है, वे सभी टॉपिक आज मात्र एक वीडियो में आपको हम कंप्लीट करके देने वाले हैं। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकती है, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके और जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे तरीके से हम आपको समझा दें, और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। और जितने भी टॉपिक है फटाफट से आप सभी उस टॉपिक को नोट करते जाइएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में उसे नोट कर लीजिएगा, और नोट करके उसे आप याद जरूर कर लीजिएगा। वैसे इसका पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ सकते हैं, वहां पे हम इसको कोशिश करेंगे डाल देने के लिए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा, या जाकर के आप टेलीग्राम पे DLS एजुकेशन सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। फिलहाल आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है और क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा जिससे मेरा मनोबल बढ़े, और चैनल पे पहले बार आए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा प्रकाश के बारे में, यानी कि लाइट आखिर में होता क्या है। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर लाइट जो है वह क्या है, यानी कि प्रकाश क्या है। तो देखिए, प्रकाश ऊर्जा का वह एक रूप होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे कि अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते, ये आपको पता ही है। जैसे कि अगर आप रात्रि में जब आप जाते हैं घर में और लाइट कभी-कभी चली जाती है तो आपको वहां पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इससे भी हम लोग को पता चलता है कि प्रकाश की अगर उपस्थिति नहीं रहेगी तो हम लोग को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यानी कि प्रकाश वह गुण है, प्रकाश वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी न किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि रात्रि में हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हम लोग के सामने उपस्थित नहीं होता है। और अगर जब सूर्य निकलता है सुबह में तो वहां देखते हैं कि वहां लाइट आ जाती है पूरी तरीके से, हम लोग तो किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। यानी कि सीधी भाषा में आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे तो प्रकाश वह एक ऊर्जा होती है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब आइए बात करते हैं अगले टॉपिक की कि अगला टॉपिक क्या है। इसके बाद आपके बुक में दिया गया होगा एक टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश स्रोत। तो आखिर ये प्रकाश जो स्रोत होती है वो प्रकाश स्रोत क्या होती है, यानी कि कौन कौन से प्रकाश स्रोत होती है। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रकाश स्रोत के बारे में क्या बतलाया जा रहा है आपको। तो देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कोई भी वो वस्तु हो सकती है, और आपको बताना चाहेंगे जो प्रकाश स्रोत होती है वो लगभग दो प्रकार की होती है। ठीक है, लगभग नहीं, दो प्रकार की होती ही है, आपको ये समझना जरूरी है। देखिए, दो प्रकार से कौन कौन से होती है। पहला एक होता है नेचुरल, यानी कि जो प्राकृतिक होती है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो गया है ना, ये प्राकृतिक है, तो ये प्राकृतिक आपका हो जाएगा प्रकाश स्रोत। और एक होता है मानव निर्मित, जैसे कि मानव के द्वारा जो बनाई गई वस्तु हो जिससे हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे कि टर्च है ना, तो टर्च हो गया। इस प्रकार से जो भी मानव के द्वारा निर्मित की गई हो उसे हम लोग मानव निर्मित क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत उसे कह देंगे। और जो प्रकाश जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, उसे हम लोग कहेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत उसे हम लोग कहेंगे। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, है ना, और प्रकाश किसे कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक की कि अगला जो टॉपिक है हम सभी का वह क्या चीज है। तो अगला है प्रदीप्त। अब देखिए, प्रदीप्त क्या होती है। वैसे तो इस टॉपिक को आपने 6th क्लास में ही पढ़ा होगा, प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं, है ना, पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं, प्रभासी वस्तुएं। वैसे आपको इसमें भी थोड़ी सी जानकारी हम दे देते हैं जिससे कि अगर आप भूल गए हैं तो उसे आपको याद हो जाए। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर प्रदीप्त जो होती है वो किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि जो प्रकाश को अपने आप उत्सर्जित कर दे, बाहर निकाल दे, दिखाई दे उसे हम लोग कहते हैं प्रदीप्त। और जो प्रकाश जो उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम लोग क्या करते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो अब आपको इतने से अंदाजा हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त किसे कहते हैं। तो आप नीचे कमेंट में हमें बताइए कि इन दोनों का उदाहरण क्या क्या होगा, यानी कि प्रदीप्त वस्तुओं का उदाहरण क्या क्या होगा और अप्रदीप्त वस्तुओं का उदाहरण जो होगा वह क्या क्या होगा, है ना। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। और अगला एक टॉपिक जानने से पहले हम लोग को एक बात बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये आपको याद भी होनी चाहिए। टॉपिक है
कि ये मतलब कि नोट्स है आपका आपके लिए काफी खास बात है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है ना। यानी कि प्रकाश की जो किरण होती है, जो हमारी प्रकाश होती है, वो हमेशा ही हमेशा सीधी रेखा में प्रतीत होती है, यानी कि सीधी रेखा में वो चलती हुई क्या होती है, दिखाई देती है। जैसे आप कहीं मान लीजिए कि अंधेरे कमरे में हैं, ठीक है, लाइट आपने पूरी तरीके से ऑफ कर दिया है और कहीं आपकी दीवार में कहीं अगर छिद्र होती है, तो जब आप बाहर से कोई प्रकाश अगर अंदर प्रवेश करती है तो आप देखते हैं कि जिस छिद्र से वह प्रकाश अंदर प्रवेश कर रही है तो वह सीधी चल करके दूसरी दीवार पे वह टकराती है, जिससे भी पता चलता है कि प्रकाश हम लोग को क्या है, ये एक सीधी रेखा में ही प्रतीत होती है। प्रकाश को सीधी रेखा में प्रतीत करने के लिए काफी ज्यादा एग्जाम्पल है ना, तो आप लोग ये समझते भी है। या गत्ते वगैरह या कुछ भी आप लेकर के प्रकाश में जब आप खड़े हो जाएंगे तो देखेंगे और उसमें थोड़ा सा एक होल कर देंगे, यानी कि छिद्र कर देंगे, और छिद्र से जब वो प्रकाश निकलेगा तो सीधा ही निकल के आप जाकर के दूसरे जगह पर टकराएगा, है ना। तो बहुत सारी एग्जांपल होती है, तो आप लोग को ये पता जरूर चल गया होगा कि प्रकाश होती है वह सरल रेखा में प्रतीत होती है। आगे बात करते हैं कि अगला जो टॉपिक है वो हम सभी का क्या है और क्या जरूरी है आपको ये पढ़ना। तो आगे हम लोग ये जानेंगे कि प्रकाश की किरण जो होती है वो क्या होती है, रे ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की जो किरण होती है, हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि किरण, है ना, तो ये किरण क्या होती है इसके बारे में आइए हम लोग इसे समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से पहले हम लिखते हैं जिससे कि हमें दिक्कत ना हो पढ़ाने में भी और आपको समझने में भी दिक्कत ना हो, और समय वैसे बचेगा आपका भी और मेरा भी, है ना। तो देखिए, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। देखिए एक सरल रेखा यानी कि एक सीधी रेखा में जो चलती है हम लोग का प्रकाश, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, है ना, यानी कि रे ऑफ लाइट कहते हैं। और जितने भी टॉपिक आपको हम बता रहे हैं फटाफट से इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। एक जरूरी बात आपको यहाँ पे हम बता दें, ध्यान से समझ लीजिएगा कि मुख्यतः किरण पुंज जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ दिया है, उसे आप नोट कर लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। देखिए किरण पुंज किसे कहते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा सा हम छोड़ दिए हैं तो बता देते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बस इतना सिंपल सा याद रखिएगा कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और जो किरण पुंज होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार आपका देख सकते हैं यहाँ पे है कि अपसारी, दूसरा होता है समानांतर और तीसरा होता है अभिसारी किरणपुंज। ये 3 प्रकार की किरणपुंज होती है, तो ये तीनों प्रकार के किरणपुंज आपको याद करके रखनी है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे पारदर्शी पदार्थ के बारे में कि पारदर्शी जो पदार्थ होते हैं और अपारदर्शी, जैसे कि आपको हमने पहले बताया है ना, तो उसी के बारे में आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे, इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि पारदर्शी जो पदार्थ होती है वे क्या होती है। तो वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी कि वह वैसा कोई वस्तु हो, पदार्थ हो, जिसको मतलब कि अगर हम उसके सामने रखते हैं तो क्या होता है, आसानी से पदार्थ ये प्रकाश जो हम सभी का वह बाहर निकल जाता है ना, यानी कि आसानी से वह आर पार हो जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जिससे हम लोग, जिस पदार्थ से हम लोग आर पार देख सके उसे भी हम लोग कह देंगे कि वह पारदर्शी पदार्थ है। लेकिन जिससे हम लोग आर पार नहीं देखे उसे हम लोग कहेंगे कि वह अपारदर्शी पदार्थ है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, आपके एग्जाम में आएगा तो फटाफट से ये परिभाषा आप लिख दीजिएगा कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर के बाहर नहीं जाने देता है, यानी कि रोक देता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप दीवार के ही बारे में बात कीजिए, अगर दीवार के आप इस साइड है और उस साइड से प्रकाश करे तो पार नहीं करेगा ना, बिल्कुल नहीं करेगा, तो यह अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। और जो बाहर कर देगा वो क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। ओके, तो इसका भी अगर आपको एग्जांपल पता है तो आप नीचे में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए आगे बात करेंगे और इसके बाद हम आपको जल्द ही लेकर के आएंगे इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उसको आपको बेहतरीन तरीके से याद करना, मतलब कि उसका जवाब देना है और उसको याद कर लेना है। वैसे देखिए जितना भी यहाँ पे हम टॉपिक बता रहे हैं, जितना भी एक एक पॉइंट्स बता रहे हैं, बस इसमें से ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है और पूछा जाता है। ठीक है, तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, जिससे कि वीडियो मिला करे, और लाइक तो जरूर कीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा मनोबल भी बढ़ सके। अब हम लोग समझे कि बहुत ही जबरदस्त ये टॉपिक होती है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि जो आपका चैप्टर है। अब आप ये समझिए कि आपका चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है ना, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, यानी कि प्रकाश का जो परावर्तन होती है, वह प्रकाश का परावर्तन जो होती है वह क्या होती है। क्योंकि आपका मुख्य जो आपका बात है प्रकाश के परिवर्तन पे ही बात करने वाले हैं, चैप्टर जो आपका यही है। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराएगी और टकरा करके जब वो लौटेगी तो लौटने की ही घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ, उसे हम लाइट कहते हैं।
जैसे आप बचपन में या कभी भी आप ऐसे देखे होंगे, जब आप आईने को लेते हैं यानी कि शीशा जिसमें आप तस्वीर देखते हैं, दर्पण जो उसे आप देखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश के सामने जब आप उसको लेकर के जाते हैं तो आपको देखे होंगे आप कि प्रकाश जब जैसे ही शीशे यानी कि आईने यानी कि दर्पण पे पड़ती है तो तुरंत ही उसे रिफ्लेक्ट कर देती है, उसे वहां से परिवर्तित कर देती है। परिवर्तित करने के बाद से वह दूसरी जगह प्रकाश चला जाता है, उसके लौटने की घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो यही आपका होता है प्रकाश का परिवर्तन। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब इसके बारे में बहुत सारे टॉपिक होती है, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, हर एक टॉपिक को याद आप करते जाइएगा। अब चीजें कि एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो प्लेन मिरर होता है यानी कि समतल जो दर्पण होता है, वह समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा प्रवर्तक होता है। यानी जिसके बारे में हमने आपको बताया कि आप जब दर्पण को जब आप जिसमें आप अपना तस्वीर देखते हैं, उसको आप अगर प्रकाश के सामने लेकर के जाते हैं तो तुरंत ही तुरंत वो क्या कर देता है, उसको प्रवर्तक कर देता है, यानी कि वह उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, तुरंत ही वह क्या कर देता है, दूसरी तरफ मतलब कि प्रकाश को भेज देता है, यानी कि लौटा देता है। प्रकाश जैसे ही पड़ता है वो दूसरी तरफ लौटा देता है। तो यह जो समतल दर्पण होता है, यह सबसे अच्छा परावर्तक होता है। ओके, चलिए, तो ये नोट है, इसे एग्जाम्पल इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप बनेगा कि सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन जो है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, तो वह समतल दर्पण है। इस बात को आपको याद करके रखनी है। आगे बात करते हैं। उसके बाद से आप ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं और अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, याद करके रखिएगा कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। नियम कौन कौन से होते हैं, नियम को भी समझिए। नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है वह तीनों एक ही तल में होता है। देखिए ध्यान से, जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको उस फिगर को बना करके दिखा देते हैं। जैसे ये समझ लीजिए कि हमारा एक प्रकार का दर्पण है, ठीक है। चलिए, ये दर्पण हम लोग का हो गया। अब देखिए, ये आपतित किरण और ये हो गई हम लोग का परावर्तित किरण। और इसे देखिए, यहाँ पे इसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। जो देखिए, जो यहाँ पे ये मिल रही है ना, जाकर टकरा रही है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और इसके बीच में जो हम लोग ये अभिलंब को डाल देते हैं, ये जो होते हैं वो तीनों एक ही तल में होती है। ये प्रकाश के परिवर्तन का नियम है, ये पहला नियम है। और यही दूसरा नियम यहीं पे बन जाता है कि जो यहाँ पे कोण बनता है, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं कोण आई, और यहाँ पे बनता है आर, यानी कि कोण आई कोण आर के बराबर होती है। यानी कि कोण आई जो होगा वह कोण आर के बराबर होगा, है ना। इसी चीज को हम यहाँ पे लिख करके आपको दिखाया है जिससे कि दिक्कत आपको न हो। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहला जो नियम होता है वह पहला नियम यही होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब या डाला गया जो लंब होता है वह तीनों एक ही समतल में होता है या फिर एक ही तल में होता है। ओके, दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर हम लोग का कोण क्या होता है, तो आर होता है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे नोट है, यानी कि काफी जरूरी बात है, उस बात को आप समझ लीजिए। देखिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण की प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, ध्यान समझिएगा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, जैसे मान लीजिए कि आपका ये समतल दर्पण है, सपोज मानिए कि आपका ये समतल दर्पण है। अगर इस समतल दर्पण में प्रकाश जो है तिरछी ना आकर के एकदम सीधे आए, ठीक है, समझिए कि ये प्रकाश सीधी आ रही है, तो जैसे ही ये सीधी यहाँ पे आएगी, तो जैसे ही ये टकराएगी तो ये तिरछा इधर उधर नहीं भागेगा, ये एकदम सीधा ही फिर से वह उसी दिशा में चला जाएगा। यानी कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की जो किरण होती है वह परिवर्तन के बाद यानी कि लौटने के बाद उसी पथ पर वापस वह लौट जाती है। ओके, चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, चलिए, मजा आ रहा होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि प्रतिबिंब क्या होती है, यानी कि इमेज जो होती है वह क्या होती है ना। क्या समझेंगे हम लोग, इमेज जो होती है वह क्या होती है, यानी कि प्रतिबिंब जो होती है वह प्रतिबिंब हम सभी का क्या होती है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है अक्सर। देखिए, तो किसी बिंदु वस्तु या बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि अगर किसी बिंदु वस्तु से या बिंदु स्रोत से या कहीं से भी, सपोज मानिए कि आप टर्च ही है या सूर्य का प्रकाश ही है, कहीं से भी प्रकाश आ रही है और आने के बाद से, है ना, आने के बाद से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से जब वो परिवर्तित होती है, तो परिवर्तन होने के बाद
जिस बिंदु पर वह जाकर के मिल जाती है या मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। वहां पे एक प्रतिबिंब बन जाता है, वहां पे एक इमेज बन जाता है, उसे हम लोग कहते हैं इमेज, यानी कि प्रतिबिंब उसे हम लोग कहते हैं। अब ये जो इमेज होती है वह दो प्रकार की होती है। पहली इमेज की बात करते हैं, क्या क्या होती है, तो एक होती है वास्तविक इमेज यानी कि रियल इमेज, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये क्या होती है आप ध्यान से समझिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब आखिर में ये होता क्या है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम लोग उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब करते हैं। देखिए वास्तव में वो मिल जाती है, ऐसा ना हो कि वो मिलती हुई प्रतीत, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मिल रही है। अगर ऐसा कहीं लगे कि वह मिल रही है तो उसे हम लोग कहेंगे वो आभासी है। लेकिन वह वास्तविक यानी कि वास्तव में वो मिलता है, मिल रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे हम लोग को वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। एक यहाँ पे नोट है उसे ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा ही उल्टा होता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वह हमेशा जो होता है वह हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है ना। पहला क्वेश्चन आपके एग्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछा जाता है कि बताइए कि कौन ऐसा प्रतिबिंब है जहां वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो कौन है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एग्जाम में कि पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है किस प्रतिबिंब को, तो वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बात आपको एकदम दिमाग में बैठा लेनी है। अब होता है एक आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब को ही दूसरा नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना, यानी कि वर्चुअल। चलिए अब इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि आपको हमने बताया कि प्रतीत होती है, मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि ऐसा लगता है कि मिल रही है, वास्तव में मिलता नहीं है लेकिन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे भी नोट है जो कि काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होती है, तो इस क्वेश्चन को आपको याद करके रखना है, इस पॉइंट को आपको याद करके रखना है। ओके चलिए अब बात करते हैं, और भी एक चीज है, इसे भी आप ध्यान दे दीजिएगा, जितने भी है मतलब टॉपिक आता है हम कोशिश करते हैं सब चीज आपको बता दें कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है, ध्यान दीजिएगा कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी ही आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछा बनता है। ध्यान दीजिएगा कि कोई वस्तु अगर समतल दर्पण से जितना ही आगे होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछा बनता है, यह ध्यान दीजिएगा। ओके, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी जो होती है वह प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। क्या होती है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। जैसे कि आप आईने में भी खड़े होते हैं तो देखते हैं जब आप नजदीक होते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा ही नजदीक बनता है, जब जैसे आप दूर चले जाते हैं तो प्रतिबिंब आपका लगता है कि दूर बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं समतल दर्पण में ये काम होती है, यानी कि वस्तु की दूरी उसके प्रतिबिंब की दूरी के बराबर हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि दर्पण में एक होता है गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण से ही आगे की दर्पण बनती है ना, यानी कि और जो दर्पण है वो बनती है, यानी कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के ही दो भाग होते हैं, यानी कि जब वो टूटते हैं तो दो भागों में बढ़ जाते हैं, जिसे हम लोग एक उत्तल दर्पण कहते हैं, एक हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। फिलहाल सबसे पहले समझते हैं हम लोग का कि गोलीय दर्पण होती है वो गोलीय दर्पण क्या होती है। ओके समझिए, यहाँ पे स्फेरिकल जो मिरर होती है वह क्या होती है, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होती है। ठीक है, क्या होती है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या होता है, भाग होती है। ओके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसे हम लोग कह देंगे क्या चीज है, गोलीय दर्पण है ना। इस प्रकार से हम लोग का क्या होती है, ये गोलीय दर्पण होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हम लोग ध्रुव के बारे में सबसे पहले समझेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ध्रुव क्या होती है, यानी कि पोल क्या होती है, ध्यान दीजिएगा कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण होगी, एक गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु यानी कि बीच के जो बिंदु होती है ना उसे हम लोग पोल कहते हैं, यानी कि पी से सूचित करते हैं।
और ये होती है ध्रुव, इसे हम लोग कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं इसे? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इस बात को आपको याद करके रखना है। ओके, चलिए यहां तक आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा किया जा रहा है आपके लिए, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सबको बता दीजिए कि क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है ना। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो ही आपको आगे से वीडियो मिल पाएगी, तो नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिएगा। अब आइए समझते हैं हम लोग कि वक्रता जो केंद्र होती है ना, वो वक्रता केंद्र क्या होती है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि वक्रता केंद्र क्या होती है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अभी आपको हमने समझाया कि ये गोलीय दर्पण हो गया, इस प्रकार से ये दर्पण होता है ना। और इसी चीज को यहाँ पे देखिए समझाया जा रहा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। जिसका केंद्र होता है उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ओके, चलिए क्योंकि हम लोग को काफी ज्यादा टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग कोशिश करते हैं आपको सब चीज आपको फटाफट तरीके से बता दें। चलिए आगे है वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या आप समझिएगा कि आखिर में वक्रता जो त्रिज्या होती है वो हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस दर्पण की त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण जिस खोखले का गोले का भाग होता है, उसकी जो त्रिज्या होती है, आप मैथ में पढ़े होंगे, जो त्रिज्या होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना। यानी कि यहां से यहां के बीच की दूरी को हम लोग कह देंगे वक्रता ये त्रिज्या है। ओके, चलिए आगे समझिएगा। आगे मुख्य अक्ष के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वह क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाले जो सरल रेखा होती है, उसको क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम एक फिगर में बना करके बता देंगे आगे के एक स्पेशल वीडियो में, अगर आपका सबका सहमति होगा तब। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर वो वीडियो चाहिए तब, है ना, क्योंकि वैसे देखिए समझ में आपको सबको आ रहा होगा, लेकिन थोड़ी सी अगर दिक्कत भी हो रही है तो इस तरीके से फिगर बना करके उस फिगर के जरिए हम आपको समझा देंगे कौन वक्रता त्रिज्या है, कौन मुख्य फोकस है, कौन मुख्य अक्ष है, या फिर क्या चीज है। ओके, चलिए तो इसके लिए आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए अब बात करेंगे हम लोग गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जैसे आपको हमने बताया कि जो गोलीय दर्पण होता है, जिससे बीच से हम भाग काट देते हैं, तो ये दो दर्पण में विभक्त हो जाती है, दो दर्पण में बढ़ जाती है, और यही यानी कि गोलीय दर्पण दो प्रकार की हो जाती है। पहले हम प्रकार की बात करते होते हैं अवतल दर्पण, दूसरा होती है उत्तल दर्पण। तो समझिए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण के बारे में सबसे पहले कि अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परिवर्तन उसकी भीतरी सतह से होता है। यानी कि अगर अवतल दर्पण हम, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि अवतल दर्पण हम उसे कहेंगे जिससे प्रकाश का परिवर्तन जो है उसकी भीतरी सतह से हो, है ना। यानी कि जिस दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन भीतरी सतह से होता है, उसे हम लोग कहते हैं कि वह अवतल दर्पण है ना। चलिए आगे बात करते हैं। वैसे इसका परिभाषा आप अलग भी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है आपका। चलिए आगे अब उत्तल दर्पण में समझिएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा उसकी बाहरी सतह से होता है, यानी कि उसका जो परिवर्तन होता है वह बाहरी सतह से होता है। यानी कि जिसका परिवर्तन दर्पण के बाहरी सतह से होगा उसे हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण कहेंगे। अब सबसे खास जो टॉपिक है वह है हम सभी का फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ। ठीक है, ये अद्भुत है आपके लिए, काफी जबरदस्त है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, और इसे हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। और अक्सर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है? स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। तो एक कहते किसे है फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। अब एक नोट है यहाँ पे, काफी अद्भुत है यहाँ पे, इस चीज को समझना तो है। देखिए ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ज्यादा बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधा होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि F बराबर R/2।
अर्थात हम लोग क्या कहेंगे, F बराबर R/2 हम लोग कह देंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। और ये अक्सर पूछा जाता है कि एग्जाम में इसको सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि F बराबर R/2 होती है। और इसको सिद्ध करके हम आपको एक स्पेशल वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। F बराबर R/2 जो होती है वह इसे कैसे सिद्ध किया जाता है, ये दोनों दर्पण में होती है, यानी कि अवतल दर्पण में भी होती है और उत्तल दर्पण में भी होती है, ठीक है। तो इसको जो है हम आपको समझा देंगे, आपको परेशान नहीं होना है, बस आप हमसे जुड़े रहिएगा। तो यानी कि चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, या इस चैनल को अगर चेक कीजिएगा आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगला है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद क्या होता है कि दर्पण यदि अवतल हो तो उसके फोकस से होकर गुजर जाती है, और यदि दर्पण जो है वह उत्तल हो, काफी अद्भुत चीज है ये, याद करके रखेगा, यदि दर्पण उत्तल हो तो उसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये बात आपको याद करके रखना है। क्या याद करके रखना है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये चीज क्या याद करके रखना है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो किरण होती है वह जब दर्पण से परिवर्तन होगी, यानी कि परिवर्तन के बाद यदि दर्पण वह अवतल होगा तो उसके फोकस से होकर के वह जाती है। वो किससे होकर जाती है, तो फोकस से होकर जाती है। लेकिन वही दर्पण अगर उत्तल होती है तो वह क्या होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं काफी अद्भुत चीज के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, चिन्ह प्रपाटी नियम, है ना। निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी के अनुसार क्या होती है, यानी कि निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी क्या होती है, इसका नियम क्या होता है। तो ध्यान से इसका नियम आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका नियम होता है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि R, ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि अवतल दर्पण की वक्रता यानी कि वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F, जैसे कि हमने आपको फोकस दूरी के बारे में बताया, F ऋणात्मक होती है, तथा उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F धनात्मक होती है। इस चीज को पहले अद्भुत तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए अद्भुत है। ध्यान दीजिएगा कि अगर अवतल दर्पण में R अगर पूछा जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र, या फिर स्मॉल f पूछा जाएगा, यानी कि आपसे पूछा जाएगा फोकस दूरी, तो आपका वह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि माइनस होगा। लेकिन वही चीज अगर उत्तल में पूछा जाए, उत्तल दर्पण में R और F, तो वह आपका धनात्मक होगा, यानी कि वह प्लस होगा, ठीक है। इस चीज को आपको बेहतरीन तरीके से आपको याद करके रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक खास चीज है जिसे आप याद करके रखिएगा। गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u होती है और प्रतिबिंब दूरी v होती है, और फोकस दूरी जब f होती है तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, काफी जबरदस्त चीज है। तो इसे हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र, है ना, कि इसके बीच के जो संबंध हो जाती है, मतलब उसे नहीं कहते हैं, मतलब इसके बीच के जो संबंध बनती है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, यानी कि वस्तु दूरी u, ठीक है, और v और f, इसके बीच जो संबंध स्थापित हो जाता है, जो इनके बीच जो रिलेशन होता है, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम लोग मिरर का फॉर्मूला कहते हैं, यानी कि दर्पण सूत्र कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं, जो कि इस प्रकार होती है। यानी कि मिरर का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वह क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि 1/v प्लस 1/u प्लस बराबर, माफ कीजिएगा, 1/f होती है। क्या होती है, एक बार और हम आपको लिख करके दिखा देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है ये 1/v, ठीक है, क्या होती है, 1/v प्लस 1/u बराबर होती है 1/f, जो यहाँ पे आप लिखा गया है। तो इस चीज को आपको बेहतरीन तरीके से याद करके रखनी है। अब सबसे अद्भुत, सबसे इजी और सबसे जबरदस्त टॉपिक है ये आवर्धन, क्योंकि आवर्धन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और आवर्धन अगर जिसको पता नहीं होगा उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर में आवर्धन क्या होती है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात जो होती है, उसे हम लोग कहते हैं आवर्धन।
क्या कहते हैं, आवर्धन। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई जो अनुपात निकलेगा, अर्थात जिसे हम भाग देंगे, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जितना होगा वस्तु की ऊंचाई जितना होगा उसमें हम भाग दे देंगे, यानी कि जो अनुपात निकालेंगे वही गोलीय दर्पण का आवर्धन कहा जाता है, जिसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। तो ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, तो आपको बताना होगा कि उसे आपको स्मॉल एम से सूचित किया जाता है उसे। और फिर पूछा जाता है कि इसका जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला, यानी कि इसे आप क्या कह सकते हैं, अर्थात आप इसे कह सकते हैं कि अर्थात m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बट्टे की वस्तु की ऊंचाई। ओके, क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे की वस्तु की ऊंचाई। या फिर आप इसे कह सकते हैं कि m बराबर h1 बटे h होती है। क्या आप कह सकते हैं कि m इक्वल टू h1 बटे h होती है, जो कि अगर यहाँ पे हम गोलीय दर्पण की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज अलग हो जाती है, अगर यहाँ पे यही चीज गोलीय दर्पण के लिए बात की जाती है तो m बराबर माइनस v बटे माइनस का u होता है। इस बात को आपको बेहतरीन तरीके से याद करके रखनी है, ठीक है। अब एक अद्भुत यहाँ पे लाइन है, इस लाइन को याद करके आपको रखना है। क्या याद करके रखना है, ध्यान दीजिएगा कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान यह बतला देता है यहाँ पर कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बना हुआ है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पे जब हमने आपको गोलीय दर्पण के लिए बताया तो यहाँ पे हमने आपको समझाया कि m बराबर माइनस v बट्टे u होता है। तो ये जो माइनस है यानी कि जो ऋणात्मक है वो आवर्धन के लिए यह मान जरूर यह बता देता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या है, वह उल्टा बन रहा है, अर्थात प्रतिबिंब जो है वास्तविक है, यानी कि वह रियल है, और m का धनात्मक मान आभासी वस्तु को क्या कर देता है, वह इंगित कर देता है, यानी कि वह प्रदर्शित कर देता है। और सबसे अद्भुत चीज आप याद करके रखिएगा कि आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। और यह प्रश्न जो है इसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक तो नहीं होता है, ये याद करके रखिएगा। यानी कि आप से जब भी कोई पूछे कि आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का सही मात्रक नहीं होता है, ये बात याद करके रखिएगा। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आवर्धन कहते किसे हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग कहते हैं क्या चीज, आवर्धन कहते हैं। तो इतनी सारी चीज जो आपको हमने बताया, ये उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो फटाफट से इन सभी चीज को आप नोट कर लीजिए। वैसे हम आपको टेलीग्राम इसमें कोशिश करेंगे फर्स्ट कर देने के लिए, भेज देने के लिए उसको, ठीक है। और आप हमारे हर एक प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जितने भी टॉपिक है इन सभी टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से याद कर लेनी है। और इसके बाद से जब आपको हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कराएंगे तो उसको आपको फटाफट तरीके से जवाब देना है, क्योंकि जितने भी प्रश्न बनेगा सब यहीं से प्रश्न आपकी बनेगा। और आपको बता दें कि आपका जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उस प्रकाश के प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है जो आपका चैप्टर, उसके जितने भी टॉपिक थे ये सारे के सारे टॉपिक हमने आपको कवर करा दिया मात्र ही एक वीडियो में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और कमाल की वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए, और आपका तैयारी होगा बहुत ही मजबूत। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।